हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो भारतीय संविधान से संबंधित ये जो प्रश्न हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर देखने को मिल जाते हैं। अतः आज का जो सेशन है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन चुने गए थे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान सभा के लिए जो निर्वाचन हुए थे ये हुए थे जुलाई 1946 में, और संविधान सभा का जो गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। और संविधान सभा की जो पहली बैठक है ये कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। और जो दूसरी बैठक हुई थी इसकी 11 दिसंबर 1946 को, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। और संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, इसमें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। भारतीय संविधान लिखने वाली जो सभा थी उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 299 थी। यानी कि देश आज़ाद होने से पहले संविधान सभा में जो सदस्यों की कुल संख्या थी वो कुल थी 389, जिसमें से देश आज़ाद होने के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया और इसके बाद संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या रह गई थी ये बची थी 299। और इसके जो अध्यक्ष थे यानी कि स्थायी अध्यक्ष ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। कब बनाया गया था? ये दूसरी बैठक में। और अस्थायी अध्यक्ष ये बनाया गया था जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसमें क्योंकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये सबसे वरिष्ठ थे इसी कारण इनको अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। अगला प्रश्न देखते हैं विधानसभा के, यहाँ पे विधानसभा है, यहाँ पे संविधान सभा कर लीजिए। संविधान सभा। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? यानी कि उद्घाटन, तो उद्घाटन कब हुआ था? ये जिस दिन इसकी पहली बैठक हुई थी, अभी हमने प्रश्न संख्या 1 में डिस्कस किया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो यहाँ पे ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, या संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? तो दोनों का जो उत्तर है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही होगा। तो संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हुआ था। यह दिन यानी कि 26 नवंबर को ही भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई, यानी कि 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। और जो संविधान प्रभावी हुआ था ये हुआ था 26 जनवरी 1950 से संविधान पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। 26 जनवरी का जो दिन है वो भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान का प्रधान वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ था वो प्रारूप समिति के आधार पर किया गया था और डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इसीलिए इनको प्रधान वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है। भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है, क्योंकि अधिकांश जो रूल्स थे यानी जो अनुच्छेद थे वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से एज इट इज़ मतलब जैसे के तैसे ले लिए गए थे, इसीलिए जो मूल आधार है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है।
भारत का जो संविधान है वो विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। आगे बढ़ते हैं। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये इनको स्थायी अध्यक्ष कब नियुक्त किया गया था? संविधान सभा की दूसरी बैठक में, सेकंड मीटिंग। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर। तो भारतीय संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, इसके कुल सदस्यों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 7 थी, जिसमें से वी.आर. अंबेडकर जो थे इसके अध्यक्ष थे। अन्य छः सदस्य कौन थे? गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधवराव। इसने एन. माधवराव जो थे इन्होंने वी.एल. मित्र की जगह ली थी, क्योंकि इन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। टी. कृष्णामाचारी, इन्होंने डी.पी. खेतान की मृत्यु के पश्चात जो है इन्होंने सदस्यता ग्रहण की थी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया था। संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर सन 1949 को संविधान पारित किया गया और गणतंत्र भारत में 26 जनवरी 1950 से संविधान को अमल में लाया गया, यानी कि 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी हो जाएगा, ए हो जाएगा। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, और ये 26 नवंबर 1949 क्या है? इस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है अंगीकृत कब किया गया था, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 26 नवंबर 1949। और भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को, यानी कि पारित हो गया था 26 नवंबर 1949 को, और गणतंत्र भारत में इसको अमल यानी कि लागू कब किया? 26 जनवरी 1950। आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, सर वी.एन. राव, यानी कि वी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। इनका जो पूरा नाम है वो क्या है? बेनेगल नरसिम्हा राव। बी.एन. राव एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश थे। भारतीय संविधान निर्माण के समय ये एक संवैधानिक सलाहकार थे। आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, राज्यों का संघ। अगर हम भाग 1 की बात करें तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र में कुल मिलाकर कितने अनुच्छेद हैं? इसमें 4 अनुच्छेद हैं, जिसमें अनुच्छेद 1 है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, और इसका जो पहला क्लॉज है इसमें क्या दिया हुआ है? भारत अर्थात इंडिया जो है वो राज्यों का संघ होगा। तो यहाँ पर भाग ए में जो भारत है अर्थात इंडिया वो क्या होगा? राज्यों का एक संघ होगा। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत का जो संविधान है
वो सबसे बड़ा लिखित एवं व्यापक संविधान है। अगला प्रश्न, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? अगर प्रथम लिखित संविधान की बात आती है तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। और विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान तो ये भारत का संविधान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विश्व का प्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए आयरलैंड, यानी कि आयरलैंड से भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत, इनको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व का जो वर्णन है वो भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक किया गया है। और नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांतों को जो है न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय जो संविधान है, भारतीय संविधान कैसा है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा डी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। ना तो पूरी तरह कठोर है ना लचीला है, यानी कि ना कठोर और ना ही लचीला। ये कैसा है? अंशतः कठोर भी है और अंशतः क्या है? लचीला, यानी लचीला और कठोर दोनों ही है। आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर। आगे बढ़ते हैं, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी 1950। जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है जो मूलतः बंगाली में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। भारत का राष्ट्रीय जो गीत है ये कौन सा है? वंदे मातरम है। ये क्या है? ये है राष्ट्रीय गान जनगण मन, और जो राष्ट्रीय गीत है ये है वंदे मातरम। और यहाँ पर ये भी पूछ लिया जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर, इनका जो उपाधि है ये इनको गुरुदेव कहते हैं। क्या? गुरुदेव। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। और राष्ट्रीय गान के जो गायन की अवधि है वो कितनी है? 52 सेकेंड। संविधान सभा ने जनगण मन हिंदुस्तान के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। इसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता, अब दोनों भाषाओं में बंगाली और हिंदी अधिवेशन में गाया गया था। एक्चुअली इसको कांग्रेस का 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में अधिवेशन था, उसमें इसको सर्वप्रथम गाया गया था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, संवैधानिक उपचार का अधिकार। डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार यानी कि अनुच्छेद 32 से लेके 35 तक को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी। संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंदर इसमें 5 प्रावधान आते हैं। कौन कौन से हैं? बंदी, परमादेश, निषेधाज्ञा, अधिकार प्रेक्षा, उत्प्रेषण, रेट। तो ये 5 प्रावधान हैं किसमें? संवैधानिक उपचारों के अधिकार। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। भारतीय संविधान का जो 42वां संशोधन है वो इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा आपातकाल के दौरान किया गया था। यानी कि इंदिरा गांधी जो थी उस समय प्रधानमंत्री थी, और ये किया गया था 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977। ये उन आपातकाल का जो काल था उस दौरान इसको किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इस संशोधन को कभी कभी लघु संविधान यानी कि मिनी
कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार का वर्णन था, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार यानी कि कानूनन अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया था। वर्तमान में संपत्ति का जो अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A के अंतर्गत एक विधिक अधिकार यानी कि कानूनन अधिकार के रूप में स्थापित है। आगे बढ़ते हैं। संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है यानी कि ली गई है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, USA, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, USA से ली गई है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अमेरिका। तो मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार थे वो कितने थे? 7 थे, परंतु वर्तमान में जो मौलिक अधिकार हैं वो कितने हैं? 6 हैं। संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के तृतीय भाग से इसको क्या है, हटा दिया गया था। संविधान के भाग 3 में सन्निहित अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों के संबंध में प्रावधान है और इनको लिया कहाँ से गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। अब इसमें कौन कौन से जो 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं ये हैं। समानता का अधिकार, इसका जो वर्णन है वो 14 से लेकर 18 तक मिलता है, अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार ये अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत आता है और शोषण के विरुद्ध अधिकार ये अनुच्छेद 23 से 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये है अनुच्छेद 32। आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन 1976। वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिसमें से जो 10 मौलिक कर्तव्य हैं इनको 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जबकि 11वें मौलिक कर्तव्य को वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया था। भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं उनकी अवधारणा तत्कालीन USSR यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से संविधान से जो है प्रेरित है, यानी कि सोवियत संघ से ली गई है। वर्ष 1976 में मौलिक कर्तव्यों के हेतु सिफारिश करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 24 क्या है? इसमें कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है, यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकेगा। और इसमें अनुच्छेद 19A, इसमें क्या है? 19 का जो क्लॉज 1 का A है, इसमें क्या है? बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रत्येक नागरिक को भाषण द्वारा, लेखन, मुद्रण, चित्र या किसी अन्य तरीके से स्वतंत्र रूप से किसी के विचारों और विश्वासों को व्यक्त करने का अधिकार प्रदान करती है। तो ये किस में है? अनुच्छेद 21 के क्लॉज A में। अगला प्रश्न, चतुर्थ स्तंभ यानी कि फोर्थ स्टेट शब्द का प्रयोग निम्न में से किसे इंगित करने के लिए किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रेस तथा समाचार पत्र। चौथा स्तंभ या फोर्थ स्टेट आमतौर पर
समाचार मीडिया, पत्रकारिता या प्रेस को संदर्भित करता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 32 में क्या है? अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 40 ये ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध इसमें किया गया है। अनुच्छेद 48 में क्या है? राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा। आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज्य की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, बलवंत राय मेहता। यानी कि बलवंत राय मेहता की संस्तुति पर पंचायती राज्य की त्रिस्तरीय समिति का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, 35 ईयर। यानी कि न्यूनतम आयु कितनी है राष्ट्रपति निर्वाचन की? 35 वर्ष। अगला प्रश्न, लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद पर नियुक्त होने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डी नहीं, इनमें से कोई नहीं, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो लगातार 2 बार राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हुए थे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? ये प्रश्न एग्जाम में काफ़ी बार देखने को मिला है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी। डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी जो थे वो भारत के ऐसे राष्ट्रपति बने थे जिनको निर्विरोध जो है चुना गया था। राष्ट्रपति को पद की जो शपथ है वो कौन दिलाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति को। आगे बढ़ते हैं। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन होने पर राज्य का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, राज्य के राज्यपाल द्वारा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 केंद्र की संघीय सरकार को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान के स्पष्ट उल्लंघन की दिशा में उस राज्य का राज्यपाल सरकार को बर्खास्त कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है। राष्ट्रपति शासन उस स्थिति में भी लगाया जा सकता है जब राज्य विधानसभा में किसी भी दल या गठन का स्पष्ट बहुमत नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 12। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। यानी कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है ये होता है उपराष्ट्रपति। संसद में कौन शामिल होता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यानी कि संसद का जो निर्माण होता है ये राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों को मिलाकर संसद का निर्माण होता है। तो ये तीनों जो हैं इसमें शामिल होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि अधिकतम कितने माह तक हो सकती है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, अधिकतम कितनी हो सकती है? 6 महीने तक। सामान्यतः प्रतिवर्ष
संसद के 3 सत्र या अधिवेशन होते हैं। पहला बजट अधिवेशन, ये फरवरी और मई इनके बीच में रहता है। मानसून का अधिवेशन जो रहता है वो जुलाई से अगस्त, और जो शीतकाल का अधिवेशन है ये नवंबर से दिसंबर के बीच में होता है। आगे बढ़ते हैं, संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी 3। भारतीय संविधान में आपात उपबंधों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक तो है राष्ट्रीय आपात, जो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन, यह अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आता है। तीसरा है वित्तीय आपात, जो कि अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष। यानी कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ये डिसाइड करता है कि कोई भी जो विधेयक है वो धन विधेयक है या नहीं है। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा के निर्वाचन के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होती है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 25 वर्ष। आगे बढ़ते हैं, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी, एकता और अखंडता जो शब्द हैं वो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत इनको जोड़ा गया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इन शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, जीबी मावलंकर। आगे बढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 370। आगे बढ़ते हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी हो जाएगा, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान अधिनियम 1989 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 का संशोधन करके मताधिकार की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 18 वर्ष। आगे बढ़ते हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR का दर्जा प्रदान किया गया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी हो जाएगा, 69 यानी कि 69वां संविधान संशोधन 1990। इसके तहत अनुच्छेद 54 और 368 का संशोधन करके दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन बनाया गया एवं दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, भाग 3। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा यानी कि भारत के संविधान की मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। मैग्ना कार्टा अधिकारों का वह प्रपत्र है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन के द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव में जारी किया गया था। ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित प्रपत्र था। इसीलिए भारत का जो संविधान है इसके भाग 3 को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है, क्योंकि भाग 3 में ही क्या दिया गया है? मूल अधिकार दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 क्या कहता है कि देश के किसी भी इंसान को उसके जीवन या उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है, ना ही किसी भी व्यक्ति को भारत में कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। ये क्या है? ये एक उनका मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट,
6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा के अधिकार या दायित्व को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार में जोड़ा गया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी 86 में संविधान संशोधन 2002 में इसको जो है जोड़ा गया था। अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। राज्य को 6 से लेकर 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। यह संबंधित राज्य के द्वारा निर्धारित कानून के तहत होगी। आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 51। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों के प्रचालन के संबंध में भारत सरकार के द्वारा किस समिति का गठन किया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, वर्मा समिति। भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री जे.एस. वर्मा की अध्यक्षता में मूल कर्तव्यों के प्रचालन पर विचार करने के लिए एक समिति गठित की थी। इस समिति में 1999 में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में मूल कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के कुछ सुझाव दिए गए थे। यानी कि जो मूल कर्तव्य थे उनको प्रभावी बनाने के लिए कुछ सुझाव इसमें दिए गए थे। तो मूल कर्तव्यों के प्रचालन के संबंध में भारत सरकार ने वर्मा समिति का गठन किया था। आगे बढ़ते हैं। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य का जो विवरण है वो संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका जो विवरण है वो भाग 4 के का में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी ना हो तो निम्न में कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, कुल सदस्य संख्या का 1/10। कोरम किसी भी सभा, संसद, समिति या कार्यकारी की बैठक के लिए आगत न्यूनतम आवश्यक सदस्यों की संख्या को कोरम कहते हैं। इस न्यूनतम आवश्यक संख्या की जो उपस्थिति के बिना सभा या समिति का या विधायनी के कार्य का जो है वो वैधानिकता प्राप्त नहीं हो सकती है। अतः इसे न्यूनतम संख्या में सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। लोकसभा सदस्यों की अधिकतम जो संख्या है वो कितनी निर्धारित की गई है? 550 निर्धारित की गई थी, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। वर्तमान में लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या है वो 543 है, जिसमें 530 जो सदस्य हैं वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 13 जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को इसमें नामित किया था, लेकिन 95 यानी कि 95 संविधान संशोधन 2009 के द्वारा ये प्रावधान केवल 2020 तक ही मान्य था। तो पहले जो इसमें लोकसभा में अधिकतम जो संख्या थी वो +2 थी, यानी कि 552 थी, लेकिन ये कब तक प्रभावी रही थी? ये 2020 तक प्रभावी रही थी। इसके बाद इस 2 को हटा दिया गया था, यानी कि एंग्लो इंडियन समुदाय के जो सदस्य थे उनको हटा दिया गया। अब जो है अब जो लोकसभा है उसमें मैक्सिमम जो सदस्यों की संख्या है वो 550 हो सकती है। तो कोरम का मतलब होता है कि जितने भी सदस्य संख्या है उसका 1/10। तो अगर 550 है मैक्सिमम, तो 1/10 अगर करेंगे तो इसका 55 आ जाएगा। और वर्तमान में अगर हम देखें कुल सदस्य संख्या है 543, तो इसका 1/10 अगर निकालेंगे तो ये आएगा 54.3, तो यानी कि 54.3। तो लोकसभा का जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए कितने न्यूनतम सदस्यों की आवश्यकता होगी? 55 सदस्य जो है होना जरूरी है, नहीं तो उस दिन लोकसभा की जो कार्यवाही है वो स्थगित कर दी जाएगी। तो इसको क्या कहते हैं? न्यूनतम संख्या की उपस्थिति होना अनिवार्य है, अर्थात कुल सदस्य संख्या का 1/10 उपस्थित होना जरूरी होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।